आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आरपीएफ, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें आप लोग। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा है और वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई है। टेस्ट के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को हम वीडियो के बीच में ही बताएंगे। तो चलिए चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इल्तुतमिश के बारे में 3 कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था। दूसरा कथन है वह लाहौर का गवर्नर था। तीसरा कथन है उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर जो होगा वो पहला जो राइट आंसर है वह है उसके विवाह जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था और उसने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? केवल 1 और 3 इसका राइट आंसर है। यहाँ पे ये इल्तुतमिश के बारे में दिया गया है, वह दिल्ली सल्तनत का मतलब जो इल्तुतमिश को देखा जाए तो वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था और उसने दिल्ली सल्तनत को मजबूत करने के लिए बहुत सारा योगदान दिया और उसने शुद्ध अरबी सिक्के भी चलवाए थे। यहाँ पे हम डिटेल ये सारा डिस्कस नहीं करेंगे आगे प्रश्नों में, क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो वहाँ से आप लोग इसको डिटेल को भी कवर कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। तो यहाँ पे ये आपको राज्य समूह दिए गए हैं और पूछा गया है कि 2011 की जो जनगणना थी, ये प्रश्न आपका आरपीएफ एसआई में पूछा जा चुका है और ये जो सेट है ये आरपीएफ एसआई का ही हम डिस्कस कर रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य समूह की जनसंख्या जो थी वो 30 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जो सामूहिक जनसंख्या थी इस ग्रुप में वो 30 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। और अगर यूपी की बात करें तो यूपी जनसंख्या में पहले नंबर पर आता है, इसके बाद महाराष्ट्र जो है वो जनसंख्या में दूसरे नंबर पर आता है। यही आपको यहाँ पे डिटेल में देखने को मिल जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या थी वो 1.21 अरब थी और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था। इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता था। आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग ये हमारे आरआरबी के जो प्रीवियस ईयर टेस्ट हैं और जो हम एक्सपेक्टेड सेट बना रहे हैं ग्रुप डी के लिए और आरपीएफ के लिए, तो आप लोग ग्रुप डी के लिए स्पेशली साइंस के भी स्पेशल टेस्ट तैयार किए गए हैं, तो ऐप पे डले हैं। तो ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करने के बाद आप लोग उसको रजिस्टर करिए। इसके बाद हम आपको यहाँ पे प्रोसेस बता देते हैं कि कैसे आप उन टेस्टों को दे सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसको रजिस्टर करने के बाद तो जैसे ही आप ऐप खोलेंगे तो आपको ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे न्यूज़ का सेक्शन है, टेस्ट का सेक्शन है और ये आपका प्रोफाइल का सेक्शन है। जो भी आप डिटेल फिल करते हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। इसके बाद सीधा आपको टेक्स्ट वाले सेक्शन में आना है। टेस्ट के सेक्शन में आपको ये यहाँ पे 5 पॉइंट दिख जाएंगे, करंट अफेयर, प्रैक्टिस सेट और इसके बाद टॉपिक वाइज जीके, मिक्स टेक्स्ट और जनरल नॉलेज की जो शॉर्ट क्विजेस होती हैं वो दिख जाएंगी। तो सीधा आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट पे क्लिक करना है। प्रैक्टिस सेट के बाद आपको मेनली 4 कैटेगरी दिखेंगी, एसएससी, आरआरबी, यूपीएससी और डीएसएसबी। तो यहाँ पे आप जिस कैटेगरी के भी स्टूडेंट हैं उस पर आपको सिलेक्ट करना है। तो जो आप आरआरबी के स्टूडेंट्स हैं तो आप आरआरबी वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो प्रैक्टिस सेट दिख जाएंगे। यहाँ पे अब तक टोटल 13 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं और आगे भी ऐसी प्रैक्टिस सेट रेगुलर बेसिस पर अल्टरनेट डेज में अपलोड होते रहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इन टेस्ट को दे सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर टेक्स्ट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ ये प्रश्न बनाए जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और यहाँ पे इनको आपका डिटेल्ड एनालिसिस भी मिल जाता है। जैसे ही आप जब टेस्ट सबमिट करेंगे तो यहाँ पे इनका डिटेल्ड सॉल्यूशन और उसके साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी कवर किए गए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बन सकते थे। साथ में इसमें करंट अफेयर के भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इंक्लूड कराए गए हैं, तो उनको भी आप लोग यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन के साथ देख सकते हैं। ये सारा का सारा टेस्ट हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे आपको आखिरी तक, तो आप लोग यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं और अपना रैंक भी देख सकते हैं। और आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग करंट अफेयर्स का भी टेस्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप करंट अफेयर के सेक्शन में आएंगे। डेली, वीकली, मंथली और टॉपिक वाइज करंट अफेयर के सेक्शन दिए गए हैं। तो जिस कैटेगरी में भी आप करंट अफेयर का टेस्ट देना चाहते हैं
तो उस कैटेगरी में आप सिंपली क्लिक करके वहाँ से उस कैटेगरी का टेस्ट दे सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 3 है, भारत में हॉर्नबिल त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो भारत में जो हॉर्नबिल त्यौहार है वो आपका कब मनाया जाता है? तो ये भारत का जो हॉर्नबिल त्यौहार है ये आपका दिसंबर महीने में मनाया जाता है। और ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है और ये 10 दिन मनाया जाने वाला त्यौहार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो हॉर्नबिल त्यौहार है ये नागालैंड के पर्यटन को बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देता है। नागालैंड की इकोनॉमी में इस त्यौहार का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा से संबंधित यानी कैग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका अनुच्छेद 148 है जो आपका कैग से संबंधित है। और कैग की जो नियुक्ति है वो आपकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और कैग को वित्तीय सतर्कता रखवाला कहा जाता है और कैग की संसद के प्रति जवाबदेही होती है। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया ये आपको नोट्स भी है, यहाँ पे देख सकते हैं। कैग की सतर्कता रखवाला कहा जाता है और संसद के प्रति इसकी जवाबदेही होती है और नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि आपको भारत में किसी राज्य को रबी फसल के रूप में तिल की खेती शुरू करने की सलाह देनी है तो वह राज्य भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रहेगा? रबी फसल आप लोगों को पता ही होगा कि रबी की फसल जो है वो सर्दी में बोई जाती है। अगर आप लोग इनमें कन्फ्यूजन होते हैं तो रबी और खरीफ की फसल को आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे खरीफ की फसल जो होती है और रबी की फसल जो होती है, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी सर्दी में होती है कौन सी गर्मियों में बोई जाती है। तो रबी से आप रजाई को याद रख सकते हैं। तो रजाई की ज़रूरत कब पड़ती है? तो रजाई की ज़रूरत जो है वो आपको सर्दियों में पड़ती है। तो ये जो है आपका नवंबर दिसंबर में ये बोई जानी वाली फसल है रबी। और खरीफ जो है वो आपकी जुलाई अगस्त में बोई जाने वाली फसल है। तो यहाँ पे आपको तिल बोना है और वो रबी की फसल के समय बोना है। तो आप किस जो भारत के किस भाग में ये सलाह देंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी भारत में आप इसकी तिल बोने की सलाह दे सकते हैं रबी की फसल के समय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक नवपाषाण स्थल है भराना जो राज्य में स्थित है। तो ये आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे भराना से संबंधित जानकारी देख लेते हैं। ये एक नवपाषाण स्थल है जो कि हरियाणा में स्थित है। महत्व जो है इसका, हरियाणा को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना जाता है। मतलब जो अब तक की खोज हुई है उसमें सबसे प्राचीनतम ये हरियाणा है। और भराना की खोज जो है वो 2003-4 में की गई थी। यहाँ से मोहनजोदड़ो की कांस्य की नर्तकी की नकल जैसी महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतक को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के व्यवस्थित और साहित्यबद्ध करने के लिए उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है जिससे भारत की संगीत विरासत की आधुनिक शिक्षा के लिए आधार तैयार हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। इनको संगीत के योगदान में बहुत महत्वपूर्ण, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के योगदान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। अगर हम इनके योगदान के बारे में बात करें तो संगीत शिक्षा, उन्होंने संगीत को एक विज्ञान के रूप में स्थापित किया और इसे स्कूलों और कॉलेज में पढ़ाए जाने के लिए योग्य बनाया। संगीत नोटेशन, उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत के लिए एक मानकीकृत जो नोटेशन सिस्टम होता है वो वह विकसित किया जिससे संगीत को लिखा और पढ़ा जा सके। और संगीत ग्रंथ, उन्होंने कई महत्वपूर्ण संगीत ग्रंथ लिखे जिसमें संगीत सुधा, संगीत शास्त्र और स्वर मेला कल्पद्रुम प्रमुख है। संगीत विद्यालय, उन्होंने कई संगीत विद्यालय स्थापित किए जहां संगीत की शिक्षा दी जा सके। तो ये जो भातखंडे जी हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी न्यूटन के दूसरे नियम की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? तो न्यूटन की जो दूसरे नियम की सबसे उपयुक्त परिभाषा है वो कौन सी है? यहाँ पे ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। किसी वस्तु का त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करता है। यानी कि तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड। ये आपको दिए गए हैं,
देख लीजिए, इसके नियम के मुताबिक किसी वस्तु पर लगाए गए बल के कारण उसमें पैदा होने वाला त्वरण उस बल के समानुपाती होता है। और ये आपको यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी देखने को मिल जाएगा। फॉर्मूला जो होता है वो आपका F=ma होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार का जो अवसर है वो उत्पन्न करना था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो ग्रामीण रोजगार जो सृजन कार्यक्रम है ये आपका 1995 में शुरू किया गया था। इस योजना का यही उद्देश्य था, तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का सृजन किया जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, साइटोफिसिस बेडोमी एक कृमि जैसा उभयचर है जो तैर सकता है, यह किस वंश से संबंधित है? तो यहाँ पे आपको इसका वंश बताना है। तो इसका वंश कौन सा होगा? तो जो इसका वंश है वो पादहीन उभयचर वंश है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कैटफिश की नई प्रजाति पहली बार मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजी गई। तो यहाँ पे जो कैटफिश की प्रजाति है वो आपकी अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो जो स्टोमा ड्राइटी ये कैटफिश की एक नई प्रजाति थी जो मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई थी। तो स्टोमा ड्राइटी ये कैटफिश की प्रजाति थी। अगला प्रश्न आता है, सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को पदयुक्त करने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया गया था? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका होगा माननीय न्यायमूर्ति रामस्वामी को पदयुक्त करने के लिए, मतलब जिस पद से थे उसके लिए प्रस्ताव लाया गया था। तो जो न्यायमूर्ति श्री रामस्वामी थे इनके लिए ये प्रस्ताव लाया गया था। अगला प्रश्न आता है आपका, गुलाम वंश का निम्नलिखित शासकों को कालक्रम प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पे आपको गुलाम वंश के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि जो इसका कालक्रम है उससे प्रश्न बना था। तो आरपीएफ एसआई में जो जीके का लेवल था वो काफ़ी अच्छा पूछा गया था। तो गुलाम वंश का ये इसमें से क्रम कौन सा सही होगा तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, बहरम शाह, अलाउद्दीन महमूद शाह और नसरुद्दीन महमूद। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के बारे में आप देख लीजिए। यहाँ पे गुलाम वंश के शासकों का क्रम जो मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया वो है, गुलाम वंश का जो मामलूक वंश था ये भी कहते थे, या दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था और इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में की थी और गुलाम वंश का जो अंत हुआ था वो 1290 ईस्वी में इसका अंत हुआ था। इसके बाद आता है भारत, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं? तो चित्तीदार हिरण जो है आपके किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो जो पर्वतीय वन होते हैं वहाँ पे चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं आपके। अगला प्रश्न आता है, अगले प्रश्न से हम देख लेते हैं। जो भारत में वनों को 4 वर्गों में बांटा गया है वो कौन से हैं? बहुत घना वन, मध्यम घना वन, खुला वन और मैंग्रोव। तो ये 4 वर्गों में भारत के वनों को बांटा गया है। याद रखना है आपको, बहुत घना वन, मध्यम घना, खुला वन और मैंग्रोव वन। अगला प्रश्न है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 FRBMA की विशेषता क्या है? तो जो आपको फुल फॉर्म है ये आपको याद रखना है। FRBMA का राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन, तो ये आपको याद रखना है और 2003 में ये FRBMA लाया गया था। तो इसका जो दायित्व है वो क्या है? तो इसका जो दायित्व है वो प्रत्येक वर्ष में राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 0.3% की कमी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे उसी के बारे में दिया गया है। जो FRBMA है अधिनियम, इसकी क्या मतलब महत्वताएं हैं, 2003 में लाया गया था और ये आपको याद रखना है ये क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। भारत में चरम निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस डेटा स्रोत को उपयोग में लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण को उपयोग में लिया जाता है जब हम चरम निर्धनता का अनुमान लगाते हैं। और यह सर्वेक्षण कौन करता है? तो जो सर्वेक्षण है जो वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा इस सर्वेक्षण को कराया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों,
अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। तो ये किस में दिया गया है? तो ये आपका आर्टिकल 30 में दिया गया है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 30A के तहत अल्पसंख्यकों को ये अधिकार मिलते हैं, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार है, उन शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन करने का अधिकार है, शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करते समय किसी शैक्षणिक संस्था के विरुद्ध भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये आपके आर्टिकल 30(1) के तहत, सब क्लॉज 1 के तहत ये आपको दिया जाता है प्रावधान। अगला आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का विचार किस संविधान से लिया गया था? तो ये आपका रूस से लिया गया था। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो प्रस्तावना में न्याय है ये आपका किस 3 तरीके का दिया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ये आपका जो है वो रूस से लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंडमान एंड निकोबार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व था अंडमान एंड निकोबार का। और सबसे ज़्यादा घना किसका था? अगर हम यूटी में बात करें तो वो आपको दिल्ली का देखने के मिल जाएगा, और अगर हम राज्यों की बात करें तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा सबसे कम, जिसमें अरुणाचल प्रदेश आता है। अगला आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नाबार्ड की सहायक कंपनी व्यक्तियों और अन्य कानूनी संस्थाओं को ऋण सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा NABS समुद्री। तो इसको हम नेप्स या तो नैप समुद्री पढ़ सकते हैं, तो जो या फिर NABSAMRUDDHI, यहाँ पे नेप्स समृद्धि ही पढ़ा जाता है इसको, जो कि आप अगर शॉर्ट फॉर्म इसका तो कोई होता ही नहीं है। और जो नाबार्ड है ये इसकी सहायक कंपनी है, और नाबार्ड जो है वो यानी कि रूरल बैंकों में इसका बहुत ज़्यादा ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड जो है वो काम करती है। अगर नाबार्ड की हम बात करें तो ये ग्रामीण विकास बैंक है, और स्थापना इसकी कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। इम्पोर्टेंट है। और इसका मुख्यालय जो है वो आपका कहाँ पे है? तो नाबार्ड का मुख्यालय जो है वो आपका मुंबई में है। और सिडबी का मुख्यालय आप लोग याद रख लीजिएगा, सिडबी का जो मुख्यालय है वो आपका लखनऊ में है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सैलोमेनिया इन्फेक्शन का एक लक्षण नहीं है? तो जो सैल्मोनेला इन्फेक्शन होता है उसका एक लक्षण नहीं होता है, तो जो उल्टी होती है ये सैल्मोनेला इन्फेक्शन का लक्षण नहीं होता है। अगला प्रश्न आता है, भारतीय मौसम विज्ञान IMD के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर तक कौन सी ऋतु देखी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पोस्ट मानसून सेशन जो होता है वो भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर तक इसको देखा जा सकता है। अगला प्रश्न आता है, डैश परिवर्तन एक प्रकार की मात्रक और गुणवत्तक प्रक्रिया है जिससे मापा नहीं जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विमोचन। अगला प्रश्न आता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संस्थापक कौन थे? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? विक्रम साराभाई जो थे वो इसरो के संस्थापक थे। अगला प्रश्न आता है आपका, जो कि लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। विसंगति के नियम चरसम्मत अनुवांशिकी यानी कि क्लासिकल जेनेटिक्स की आधारशिला का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले विसंगति के नियम का वर्णन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप लोगों को फिर से एक बार बता दें हम कि ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको RRB प्रैक्टिस सेट के सेक्शन में जाना है, और ये अगर आप PDF देख रहे हैं तो PDF में यहाँ पे क्लिक ये आपको मिल जाएगा, इसी से आप लोग जा सकते हैं PDF से, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे ऐप का लिंक दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करिए और रजिस्टर करिए। और RRB प्रैक्टिस सेट के सेशन में जाइए, वहाँ से आप लोग ये देख सकते हैं 13 सेट अब तक अपलोड कर दिए गए हैं रेलवे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग इनको दीजिए और डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ उसका एनालिसिस कीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आपको रैंकर्स जो रणधीर कुमार हैं, शिव कैलाश हैं, वैष्णवी हैं, पूजा वर्मा है, ये आपको टॉपर्स की लिस्ट दिख जाएगी जो आपके टॉपर्स हैं, और आपका भी नाम आ सकता है टॉपर्स की लिस्ट में। आप लोग टेस्ट दीजिए,
अगला जब वीडियो बनेगा तो वहाँ पे हम आपका नाम ज़रूर डिस्कस करेंगे, टॉपर्स की जो लिस्ट होगी। तो यहाँ पे जो टॉप 4 टॉपर्स थे ये आपको दिख रहे होंगे, और आप एनालिसिस ज़रूर करिए मॉक का, क्योंकि वहाँ पे हमने एनालिसिस जो है वो बढ़िया तरीके से उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया, एनालिसिस का इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ जो नया लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, और एक्सपेक्टेड जो है वो पॉइंट्स मैंने वहाँ पे एनालिसिस में डाले हैं। तो आप लोग वहाँ पे टेस्ट जरूर दीजिए। बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी से जल्दी इसको 20,000 करवाएं सब्सक्राइबर को, फिर आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ तैयार कर रहे हैं। जितनी जल्दी आप लोग 20 के करा देंगे उतने जल्दी ही आप लोगों को जो है सरप्राइज़ यहाँ पे मिल जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।